लास्ट जो फैक्टर है हमारा वो है वैल्यूएशन। लास्ट आप सोचिए, वो लास्ट फैक्टर है। चोर प्रमोटर का जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, जनरली वो चोर होता है कि वो ठीक हो जाता है? ऐसे भी सेगमेंट, क्योंकि अभी ट्विटर पे बहुत चल रहा है इसको। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपका जनरल परसेप्शन क्या है कि ये सेगमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शेयर बाजार ना एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है। जैसे डॉक्टर है तो एक्सपीरियंस रहेगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, लॉयर एक्सपीरियंस होगा। इनफैक्ट जितने भी स्किल ड्रिवन एक्टिविटी होती है उसमें एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है। और ये फेस टू फेस के माध्यम से मैं आपको इतना रिच एक्सपीरियंस सरल भाषा में 1 घंटे में देने वाला हूँ। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, ये फंड मैनेजर है हेलियोस म्यूचुअल फंड में, और इनका तकरीबन 30 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है, जिसको ये 1 घंटे के अंदर में रैप अप करके हमको देने वाले हैं। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग हुई है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं देखेंगे तो क्या कर रहे हैं, लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो वेलकम करते हैं आज के फेस टू फेस के गेस्ट दिनशॉ ईरानी जी को। वेलकम टू फेस टू फेस। धन्यवाद आपका, आपके पॉडकास्ट पे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू। और मैं जस्ट एक बात बताता हूँ कि इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया था वो समीर सर के साथ था। अच्छा। और अब आपके साथ भी मौका मिल गया, तो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ अधूरे रह गए, तो मेरे को पता है आपसे निकलवा लूँगा, बिकॉज उनकी रफ्तार ही अलग होती है। तो दिनशॉ भाई, आपका एक्सपीरियंस 30 साल से ज़्यादा शेयर बाजार का है, तो आपने पूरा दौर देखा इंडिया का। बिल्कुल। बनते हुए, इस बच्चे को बनते हुए बड़ा। अभी इंडिया का क्या एज है आपके हिसाब से? व्हाट्स द राइट एज ऑफ इंडिया? तो अभी जैसे अगर जो आप समझे, मैं अगर जो जैसे मुझे एक और किसी ने पूछा था जब ये सवाल, तब मैंने बोला था अगर जो एक ट्रेन जर्नी है, जैसे चर्च गेट से लेके विरार तक, बॉम्बे की ट्रेन है, तो जैसे बॉम्बे की बात करूँगा, तो ट्रेन जर्नी है तो काफ़ी लंबी होती है वो। तो मुझे किसी ने पूछा था कि गाड़ी कहाँ तक पहुँची है। सही क्वेश्चन। तो मैं अभी तो चर्चगेट स्टेशन छोड़िए हमारी गाड़ी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, लंबा है हमारा जर्नी और बहुत ही बढ़िया जर्नी है। ये तो मैं इस पे बहुत पोक करने वाला हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास बिल्कुल आंसर चाहिए। हाँ जी, डेटा बेस्ड आंसर है। सही है। तो 30 साल का जर्नी, एक बार एकदम पीछे चलते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा यंग थे। हाँ जी। तो मैंने सुना बहुत गुड लुकिंग थे उस समय जब आप यंग थे। अभी भी हो, अभी भी है। तो लेट्स गो बैक टू दैट। व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ मार्केट? सो बेसिकली मैं जब बाजार में 90 में आया, 1990 में, पर एक्चुअली बॉम्बे ही 1990 में आया। उसके पहले मैं दिल्ली में था, पढ़ा लिखा दिल्ली में था। अच्छा। फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया IRMA से, आनंद से। और फिर वहाँ 1 साल काम किया NDDB में। तो NDDB में मैं वहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सोचिए। तो लेकिन वहाँ पे मैं वर्कशीट्स बनाया करता था फॉर अप्रूवल ऑफ वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता था हमारे ऑपरेशन फ्लड की, वो मिल्क का रेवोल्यूशन जो हुआ था। तो मैं उनके लिए वर्कशीट बनाता था टू पिच टू वर्ल्ड बैंक कि फंडिंग आप हमें दीजिए। अच्छा। तो वो जो मैं जब वर्कशीट बनाना चालू किया, तब मुझे लगा कि यार ये फाइनेंस इज नॉट लिमिटेड टू दिस, मतलब स्टॉक मार्केट पूरा इसी के ऊपर बेस था। तो देन आई मूव टू बॉम्बे। मैंने कहा बॉम्बे आओ, क्योंकि वो तो हब था पहले स्टॉक मार्केट। तो बॉम्बे में आया और मेरे को पहली जो नौकरी मिली वो मिली फाइनेंशियल जर्नलिज्म की। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल जर्नलिज्म। तो उस समय सिर्फ 2 मैगजीन हुआ करती थी मार्केट में, कैपिटल मार्केट रिलेटेड। एक थी दलाल स्ट्रीट और दूसरी थी कैपिटल मार्केट। तो मैं कैपिटल मार्केट ज्वाइन किया एंड आई रोज अप, आई ज्वाइन एज अ एग्जीक्यूटिव समथिंग, और ऊपर मतलब जर्नलिज्म करते करते मैं एसोसिएट डायरेक्टर बन गया वहाँ पे, एडिटर बन गया, सॉरी। एंड फिर बाद में क्विट किया। क्यों क्विट किया? क्योंकि मैंने तब देखा 94 में काफ़ी FIIs आने लग गए थे इंडिया, और हमने जो रिसर्च देखी थी वो बिल्कुल बेसिक रिसर्च हुआ करती थी। उस समय 1 पन्ने की रिसर्च होती थी, उसमें 4 लाइनें लिखी होती थी कंपनी के बारे में और हिस्टोरिक डेटा दिया होता था कि ये फाइनेंशियल डेटा है। मुझे याद है जब हम हमारी वर्कशीट बनाते थे कैपिटल मार्केट में, तो पूरे फ्यूचर के प्रोजेक्शन भी देखते थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उस मैगजीन में आता था क्योंकि उस समय तक सेबी नहीं था। अच्छा। तो इतने नहीं थे, तो इसलिए हम काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि हमारा एस्टिमेट है कि इतना अर्निंग हो सकता है वगैरह। अच्छा। तो हमने कहा यार ये तो पूरा दरिया है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी का दरिया है, तो हम
छोड़ के हमने एक बुटीक इक्विटी रिसर्च हाउस चालू किया और उसमें एनालिस्ट हायर किए और हमने उनको बताया कि ऐसे वर्कशीट बनाइए, ये होना चाहिए, हर एक वर्कशीट के लिए ये शेड्यूल होनी चाहिए। तब से शेयर बाजार में आ गए और एक्चुअली 94 में पहली बारी में समीर जी को मिला था। अच्छा। 94, क्योंकि वो इंडिया आए थे अलायंस कैपिटल जी, सेटअप जी, करने के जी। लिए, तो हम उनको पिच करते थे और वो बड़े इंप्रेस हो गए थे हमारे रिसर्च वगैरह से, तो इसलिए हम उनके रेगुलर कस्टमर बन गए थे। कस्टमर इन द सेंस जो रिसर्च देने वाले वो बन गए थे उनके। तो आपने इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म चालू किया था उस समय एज एन एंटरप्रेन्योर? जी 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 जी। वाह। एक्चुअली बढ़ के वो 17 एनालिस्ट हो गए थे उसमें, और मुझे याद है कि 95 और 96 में मेरे को, क्योंकि मैं हेड ऑफ रिसर्च हुआ करता था इसलिए मेरा एडवांटेज था, तो मेरे को एशिया मनी करके एक मैगजीन थी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर करके एक और मैगजीन थी ग्लोबल, तो इन्होंने मुझे रैंकिंग दी थी इंडिया में एज वन ऑफ द रैंक्ड एनालिस्ट। लवली। उस समय ये ऑक्यूपेशन कहाँ किसी को पता था? बिल्कुल ही वही कैसे आप आके ये ऑक्यूपेशन में घुस गए और आपने इस पे बिजनेस चालू कर लिया? आई एम सो फैसिनेटेड बाय दिस होल थॉट। तो यही था कि हमने सोचा था कि कुछ अलग करो, मतलब आप, क्योंकि तब तक जैसे मैंने बोला कि रिसर्च तो बिल्कुल ही बेसिक हुआ करता था, देयर वाज नो स्कोप। मतलब हमने जब चालू किया तो हमने यही सोच के चालू किया था कि एटलीस्ट दुनिया को पता होना चाहिए कि क्या कंपनियों में क्या क्या इंटर्नशिप होता है। मतलब मुझे याद है तब तो फिजिकल एनुअल रिपोर्ट्स आती थी जी। कुछ होता नहीं था, और हमारी वर्कशीट भी बनती थी लोटस 1 2 3 पे। अच्छा। तो आप सोचिए कितना कम्बर से, एक्सेल जैसा कुछ होता नहीं था। हाँ। तो एक शीट में ही सब कुछ फिट करना पड़ता था, नीचे कनेक्शन वगैरह बनाने पड़ते थे, तो काफी कम्बर। और तब तक तो लोग ग्राफ पेपर पे काम करते थे। हाँ। तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया हमने सोचा था उस समय के लिए, और काफी अच्छा है। सही है। फिर उस रिसर्च फर्म का क्या हुआ? सो रिसर्च फर्म 98 में हमने फाइनली बोला कि अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि तब तक काफ़ी रिसर्च कंपनियां आ चुकी थी, और एक्चुअली काफ़ी फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस भी आ चुके थे जी। और मेरे काफ़ी एनालिस्ट मैं लूज़ करता था फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस को, तो मैंने कहा यार बंद कर दो इसको जी। और मैं चला गया बाई साइड पे। अच्छा। और पहली जो मैं बाई साइड मतलब म्यूचुअल फंड साइड पे चला गया, और वहाँ पे पहला जो फर्म मैंने ज्वाइन किया वो था सन फॉरेन कॉलोनियल, सन FNC टाइप था सन ग्रुप और फॉरेन कॉलोनियल। सन ग्रुप रशिया का था और फॉरेन कॉलोनियल अपना UK का एक ग्रुप था। अच्छा। तो इन दोनों के बीच में टाइप था, तो मैं उनका फंड ज्वाइन किया एंड आई वाज टू एडवाइस करता था फॉरेन कॉलोनियल को ऑन देयर पोर्टफोलियो, और फिर वो छोड़ गए। हाँ जी, इंडिया पोर्टफोलियो पे। अच्छा। एनीवे छोड़ दीजिए, मैं पोर्टफोलियो की कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टॉक थे जो कमेंट करने लायक नहीं थे। बट एनीवे, तो फिर बाद में 1999 में समीर जी ने मुझे बोला देखो यार तुम क्यों आप हो, मेरे यहाँ आ जाओ, अलायंस ज्वाइन करो। तो मैं अलायंस ज्वाइन कर लिया, और तब से समीर जी के साथ मैं काम कर। अमेजिंग, लवली। आपने पूरा इंडिया का वो जर्नी देखा है, वो 2000 का तेजी देखा, 2008 का तेजी देखा, 14 में भी एक तेजी आई थी वो, और अभी ये जो तेजी है 92 का फॉल भी देखा था मैंने। 92 का फॉल। उस समय तो खैर आपका बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं होगा, क्योंकि आप भी नए आए थे, तो उतना इम्पैक्ट नहीं किया होगा वो फॉल। फॉर्चुनेटली मैं जर्नलिज्म में था, हाँ। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इतना एंटरटेन नहीं होता था जी। हमारे फर्म में, तो इसलिए फॉर्चुनेटली नहीं किया। तो मुझे ना ये जितने भी बुल रन्स हुए उनमें डिफरेंशिएटिंग क्या था, देखिए क्या था? पहली चीज तो मैं एक मेरा बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। एक दिन दलाल स्ट्रीट, तब तो ओपन आउट का सिस्टम हुआ करता था, लोग चिल्लाते थे कि इतने में लिया, इतने में बेचा वगैरह। तो मुझे याद है दलाल अपना जो जीबॉय टावर, मतलब जहाँ पे एक्सचेंज था जी, दूसरे या तीसरे माले पे उनका ट्रेडिंग रिंग हुआ करता था। हाँ। 12 बजे खुलता था, 2 बजे बंद होता था। हाँ, 2 ही घंटा रहता। तो ये शायद 91 की तेजी थी जब मैं नीचे से जा रहा था और 10-12 बजने वाले थे, और जैसे ही खुला तो ऐसा मानो जैसे कोई रेलगाड़ी ऐसा बाजू में से निकल रहा करके ऐसा आवाज बिल्कुल बढ़ने लगी। तो मैं तो घबरा गया, पहला एक्सपीरियंस था मेरा ऐसा। तो मैं ऐसे करके डक किया, और फिर बाजू में एक सैंडविच वाला सैंडविच लगा रहा था, वहां पे लगे थे सारे, तो सैंडविच लगा रहा था। तो मेरे को देखिए बोलता है आज तेजी है। लवली। तो तब मुझे लगा अच्छा ये भी एक तरीका होता है फाइंड आउट करने, तेजी है कि मंदी की। तब तक तो जब तक बाजार बंद नहीं होता था जी, और 4 बजे आपका वो छापा नहीं निकलता था, तब तक हमें पता नहीं था भाव क्या होंगे, सब मुंह जमा नहीं होता था। तो एनीवे, तो वो फेज भी देखा है।
और बाद में जब NSE आया उसके बाद में वो कंप्यूटराइज फेज भी देखा। तो हर एक तेजी में हमने ये एक्चुअली नोटिस किया था कि जो पब्लिक है वो कैरीड अवे हो जाती है। पर इस बार ऐसे ये अलग है, ये बहुत ही अलग है, क्योंकि इस बार जो तेजी देखी है काफी एक मतलब ऐसे झटके से बाजार ऊपर ही गया, स्टेडीली ऊपर गया है और उधर मेंटेन किया है। तो ये मुझे लगता है कि ये वाली जो तेजी है वो शायद एक सस्टेनेबल लेवल पे है, पैनिक करने का जरूरत नहीं है। बट एनीवे वो तो बाद में टाइम ही बताएगा वैसे। पर ठीक। और ऑब्वियसली लीडर्स अलग अलग होते हैं हर हमेशा अलग होते हैं। लाइक मुझे याद है जब 91 की तेजी थी तब लीडर सारे बिल्कुल ही अलग थे, सारे इंडस्ट्रियल कंपनी। फिर आप 2000 की तेजी देखिए, सारे .com वाले कंपनी थे, सारी IT कंपनी। 99 की जो तेजी आपने देखी वो वाले सारे वो थे। फिर 2007 में आपने देखा उसमें तो सारी कंपनियां मतलब इट वाज लाइक वो जैसे मतलब राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स वैसा सब था। लेकिन 2008 में आपने देखा होगा कि वो जो बिल्कुल ही जो बेकार की चली थी वो कैसे गिर गई, कैसी कोलैप्स हो गई। उनका कोई कंपनियां तो जीरो हो गई। तो वो हुआ। लेकिन हर एक रैली में जो मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादातर बहुत ही ज्यादा चलते हैं, और जब गिरते हैं तो ये दो ही सेगमेंट होते हैं जो बिल्कुल ही ज्यादा गिरते हैं। इसलिए हमेशा कंफर्ट होता है लार्ज कैप में। तो इसलिए हम भी एक लेसन जो हम ये सीखे हैं कि भाई एक हद तक पार्टिसिपेट कर लो, उसके बाद में जब आपको लगे कि आपका बाजार थोड़ा डामाडोल दिख रहा है या तो थोड़ा फ्लैटिश हो गया है, तो इन सब से थोड़ा हट जाओ। क्योंकि जब टाइम करेक्शन भी होता है ना बाजार में, तो कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो 20-30% गिर जाते हैं। तो वो स्टॉक आपको अवॉइड करने हैं, और वो नॉर्मली ये मिड स्मॉल के होते हैं या तो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक होते हैं। और जनरली ये लोग गिरते हैं इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाती है, बायर नहीं होता है सामने, तो चलते भी हैं इसीलिए चलते हैं क्योंकि लिक्विडिटी वैसे ही कम होती है, तो कोई 4 बायर आ जाते हैं तो वैसे ही भाव खिंच जाता है। तो ये सब आपको अवॉइड करना होता है ना। बट ऐसा क्यों है कि आप लोग जो मार्केट में इतने साल से या लगे हुए रहते हैं, पढ़ते रहते हैं इतना, आप लोग थीम को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं? ऐसा क्या है आप लोग के अंदर? तो एक्चुअली सर ये ऐसा है कि सॉरी विवेक, ये ऐसा है कि एक तो तजुर्बा बहुत काम आता है, और दूसरा ऐसा है कि एक जो समीर जी हमारे साथ है, वो बिल्कुल ही उनका जो देखने का तरीका है ना वो बहुत ही अलग है। मुझे याद है जब भारती की बात हो रही थी पहले, तो उन्होंने पहले यही सोचा था कि भारती देखो नया आया था, लॉस कम हो रहा था, आई थिंक 45 में इशू आया था, मैं अलायंस के दिनों की बात कर रहा हूँ, और 22 रुपए तक समीर जी लिए जा रहे थे, और ये तो 16-17 तक बिका था शायद, पता नहीं बहुत नीचे गया था, पर 22 रुपए तक मुझे याद है समीर ने लेते गए। तो उनका लॉजिक यही था कि देखो हिंदुस्तान में इतनी 2 व्हीलर है, तो इतना तो मिनिमम होगा ही होगा कि इतने मोबाइल बिकेंगे इनके, मतलब इतने सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 व्हीलर की पब्लिक है जो आपको मिलती है, फिर आप गाड़ियां और ज्वाइन कर लो। तो ये सब लॉजिक था उनका, तो बहुत ही अपीलिंग था मेरे लिए। दूसरा उन्होंने ये जब ये सब हो गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, उसके बाद में 2008 के आसपास आई थिंक भारती ने जाके शायद वहां पे अफ्रीका में एक एसेट लिया था, और भारती की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो तो बिल्कुल ही मेरे जहन में रह गया है बिल्कुल। तो उन्होंने बोला देखो यार इंडिया में ग्रोथ लगता है खत्म हो गई है, इसलिए वो भी वहां जा रहे हैं, तो अभी हमको निकलना चाहिए भारती, और निकल गए हम भारती से। अच्छा। और आपने देखा उसके बाद में क्या हुआ। फिर बाद में आई थिंक 11 या 12 के आसपास या 13 या 14 के आसपास, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा साल था, हमारा इंडिया का सब्सक्राइबर बेस चाइना को एक्सीड करने लग गया। जब जियो आया था 13-14 आई थिंक तब होगा या तब होगा। तो तब उन्होंने बोला यार देखो ये जियो आ गया है और ये ऐसे हो रहा है, मतलब अभी पूरा जनता घुस रहा है जो आपका आरपू मार डालेगा। तो वैसा तो अभी भी दूर रहो, कंपटीशन तो चला गया, लेकिन अभी ये आरपू जो कम हुए जा रहा है, मतलब उनका वो बोलते हैं ना जैसे फिक्स्ड एसेट्स जो आप सेटअप कर रहे हो वो ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि आप इंटीरियर्स में जा रहे हो अभी, तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होंगे तो कवर करने के लिए। तो मतलब एक तो ROC कम हो रहा है, आरपू कम हो रहा है, तो रिटर्न कम होंगे, तो इस बेटर कि आप दूर हो। और वही किया हमने, जब तक जियो ने आके नहीं बोला कि भैया अभी से मैं अपने चार्ज करूंगा हमारे कॉल्स के लिए। याद है आपको, आई थिंक 18 में शायद कभी आया था, दिसंबर 18 में बोला कि ये मेरे से नहीं सस्टेन हो रहा, मैं अभी चार्ज करूँगा। वो दिन था जब समीर जी ने बोला चलो जी अभी ले लो टेलीकॉम। तो इसका मतलब वो ट्रैकिंग में था आपके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इतने 10 साल दूर रहे, लेकिन 10 साल के बाद जैसे ही इंडिकेटर मिला वापस उसमें घुस गए, और
यही सब उनका तो जरिया ही अलग है देखने का। पर एनीवे अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरा जो तजुर्बा है, जैसे हम 5 लोग हैं यहाँ पे जो 30-30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। हम जब 5 लोग जब एवरी सुबह मिलते हैं, भाई 8:30 बजे हमें कॉल पे होते हैं, क्योंकि समीरी जब सिंगापुर में होते हैं तो कॉल पे होते हैं, जब यहाँ पे होते हैं तब फिजिकली मिलते हैं। तो आप सोचिए 150 साल का एक्सपीरियंस एक टेबल पे बैठा हुआ है, तो अभी वो 150 साल कहीं ना कहीं तो चमत्कार दिखाएगा ना। मुझे याद है किसी ने बोला था कि आप कॉन्ट्रेरियन हो क्या, क्योंकि आप स्टॉक ऐसे लेते हो जो फ्लेवर में नहीं होते हैं। तो हमने बोला कॉन्ट्रेरियन शायद नहीं होते हैं, पर हम अर्ली होते हैं हमारे ट्रेड में। तो यही हमें मदद करता है कि आइडेंटिफाई ट्रेंड्स अर्ली एंड गेट इन द ट्रेड अर्ली। सही है। अभी मार्केट ने बहुत पैसा दिया है तो यंगस्टर्स बहुत आए हैं, फुल टाइम इन्वेस्टर्स की पॉपुलेशन बढ़ गई इंडिया में बहुत। लोग काम वाम छोड़ के CFA लेवल 3 करने के बाद ही वो फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। उनके लिए कुछ आप अगर इनपुट देना चाहें कि सही तो है ही, लेकिन फिर भी कुछ बोल दीजिए। जी ऐसा है कि पहली चीज तो हमें ये लगता है, क्योंकि हम जो डेटा देखते हैं 80% जो इन्वेस्टर हैं वो 2020 के बाद ही आए हैं एकदम। उन्होंने मंदी नहीं देखी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ जरा देखिए मत, लेकिन आप जरा किताबें खोल के पढ़ लीजिए कि मंदी में होता क्या है, कितनी मार बढ़। क्योंकि आज की तारीख में जो आप वैल्यूएशन जो देख रहे हैं एक हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब लार्ज कैप के तो बिल्कुल मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मिड कैप के जो सर्टन पॉकेट्स हैं या स्मॉल कैप के सर्टन पॉकेट्स हैं वो तो जिंदगी में हमने देखे, मतलब ये 30 साल में हमने ऐसे वैल्यूएशन देखे नहीं। इंडिया भी रीरेट हो जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि मैंने 300 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग किसी स्टॉक को ट्रेड होते हुए देखा है। हुआ होगा एक छोटे दरिये में हुआ होगा, लेकिन फिर बाद में कोलैप्स ही हो जाता है। पर ये तो सस्टेन बिल्कुल रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ी फिक्र है इन लोगों की, क्योंकि मार पड़ेगी तो लंबी पड़ेगी। और हमें क्या डर क्या लगता है कि इन्वेस्टर फेज आउट हो जाएगा, मतलब वो डिसएंचेंटेड हो जाएगा, मतलब वो घबरा जाएगा बाजार से और फिर बाद में नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा स्टैगर कीजिए, थोड़ा इतना वो कैरीड अवे मत हो जाइए। मुझे थोड़ा सा थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट आपसे समझना है कि सपोज कोई स्टॉक है जो ट्रेलिंग PE जिसका अभी आज के रेट में 50 हो गया है, हाँ जी, जो कि हिस्टोरिकली वो 15-20 के PE में चल रहा था, अभी अचानक से 50 का ट्रेलिंग PE आ गया। अब उसको हम लोग टेल विंड का जस्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड PE अगर मैं देखता हूँ उसका तो मुझे 40 नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप उस स्टॉक में क्या करेंगे? जी देखिए 40 नज़र आ रहा है, मतलब आपका अर्निंग ग्रोथ अराउंड 20% के आसपास, 20%, बराबर। तो एक चीज़ आप ये देखिए कि पहली चीज़ ये सस्टेन हो सकता है कि नहीं। ओके। जैसे जोमेटो जब हमने लिया था 50 रुपये में, तब अर्निंग जैसा कुछ था ही नहीं, उसका लॉस था, मोटा लॉस था। क्या देखा हमने? पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि ये ग्लोबली ये मॉडल इस्टेब्लिश्ड है कि नहीं है, विच इज़ अपना फूड डिलीवरी का। उस समय क्विक कॉमर्स नहीं था, वो तो बाद में आया। तो हमने ये देखा कि ग्लोबली आप देखिए, जैसे US में देखेंगे तो 2 ही कंपनी है वहाँ पे, डोरडैश जिसका 70% के आसपास मार्केट शेयर है, और दूसरा उबर ईट्स है जिसका 20-22% के आसपास है। बाकी सारी छोटी छोटी रीजनल प्लेयर्स हैं, 2 मेजर प्लेयर, बराबर। चाइना में आ जाइए, अगेन मितुआन करके एक कंपनी है जो इसका फिर से 70-75% कोई मार्केट शेयर है, और दूसरी कंपनी का तो मुझे मार्केट शेयर याद भी नहीं है। और तीसरा आप अगर जो सिंगापुर देखें वहाँ पे भी 2 ही है, एक ग्रैब है और दूसरा आई थिंक ये याद नहीं अभी नाम, पर वो भी वहाँ पे भी ग्रैब जो है उसका मेजर मार्केट शेयर। तो अगर जो आप ये देखेंगे तो आपको पता है कि देखिए ग्लोबली ये मॉडल में 2 ही प्लेयर होते हैं, और नंबर 1 बाय फार नंबर 1 होता है, पहली चीज़ होती है। दूसरा हमने कहा कि ये मॉडल जो है वो इजीली रेप्लिकेबल नहीं है, कन्वीनियंस दे रहा है, एनकैशेबल है, लेकिन रेप्लिकेबल मॉडल नहीं। तो हमने बोला यार देखो इस्टेब्लिश मॉडल है, लेकिन वैल्यूएशन क्या दें हमें उसको। वैल्यूएशन का ऐसा है कि पहले तो आपको मैनेजमेंट के साथ भी बैठना पड़ता है, क्योंकि हम वेरी वेल IPO में ले सकते थे, पर हमने नहीं लिया, मतलब हमने सिर्फ एक पॉप के लिए लिया था, पहले दिन लेके उसी दिन बेच दिया हमने। पहले दिन लिया नहीं, सॉरी, हमने IPO में सब्सक्राइब किया, अलॉटमेंट जो मिला वो पहले दिन ही हमने बेच दिया। ओके, तो पहला जो वो था, क्यों बेचा? क्योंकि पहले तो डबल हो गया। दूसरा हमने देखा जब मैनेजमेंट से मिलते थे, हमने देखा कि मैनेजमेंट एक तो बाजार की बात ही नहीं कर रही, मतलब दे वन टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ मार्केट्स। अभी भी वो PE
वर्ल्ड में बैठे थे, अपने प्राइवेट इक्विटी वर्ल्ड में बैठे थे। हम जब बोलते थे भैया प्रॉफिट कैसे आएंगे आपके, नहीं नहीं प्रॉफिट मत देखो, मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखो, मेरा मार्केट। हमने मैं ये तो अभी समझ नहीं रहे कि बाजार को क्या चाहिए, तो बेटर है कि दूर रहिए। पर जब हमने लिया, और बाय द वे दूसरी चीज़ वो बोले थे कि मैं एनालिस्ट कॉल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ साल में एक बार एक कॉल करूँगा, मैनेजमेंट ने बोला था, और वो भी वो क्वेश्चन आंसर करूँगा जो मुझे आंसर है। अच्छा। तो आप अपने क्वेश्चन दीजिएगा, मैं डिसाइड करूँगा क्या आंसर। तो हमने बोला यार इतना एरोगेंस चलता नहीं हमारे मार्केट में, और दूसरा तो हमें तो दिख नहीं रहा, तो हमने बोला छोड़ दो, ये अभी स्टॉक नहीं देखना। पर जब ये स्टॉक गिर के 40 रुपया हो गया, तब जाके मैनेजमेंट को थोड़ा मुझे लगता है शुद्धि बुद्धि हुई, और वो बोले कि चलो जी अभी से जरा बाजार की बात करने लगते हैं। तो मुझे याद है उन्होंने एक 14 पन्ने का था शायद, एक Q&A निकाला था, पार्ट 2 प्रॉफिट्स करके था उसका टाइटल। तो हमने बोला हाँ अभी ये सीख है अभी, और एक एक चीज जो उसमें बोली गई है वो जब हमने एनालाइज की, हमने कहा यार ये तो आराम से मोटा पैसा कमा सकते हैं आगे चल के, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत है मार्केट में हमारे। अभी सोचिए 20 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, उनका बेस है 2 करोड़, वो कोई कुछ मतलब अभी तो कुछ चालू भी नहीं हुआ, और ये 20 तो बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो हमने बोला यार ये अभी इट मेक सेंस। और आप मानेंगे नहीं विवेक, 2 सर्किट लगे थे नीचे ऊपर के, उसके बाद हमें अलॉटमेंट मिला, मतलब हमें लाइन में लगे थे हम सर्किट में, तब जाके हमें माल मिला, और हम खड़े रहे और लेते रहे जब तक हमारा पूर्ति नहीं हुई, लेते रहे। और अभी आपको पता है स्टॉक है, तो एक चीज होती है कि आपको पहले तो पोटेंशियल समझना, स्टोरी से आप कैरी फॉरवर्ड मत हुई, स्टोरी की एक वैल्यू होती है, लेकिन बियॉन्ड दैट पोटेंशियल कितना है वो देखना पड़ता है। और इसीलिए हमें ये स्टॉक पसंद आया। और जैसे आपने बोला कि 50 का 40 फॉरवर्ड पी हो गया, लेकिन 40 के बाद 32 होगा कि 40 ही रहेगा, वो आप लोगों को देखना है। तो इसीलिए आपको देखना है कि ट्रिजेक्टरी क्या है अर्निंग्स ग्रोथ। अच्छा, अगर जो एक झटके से ऊपर गया और फिर बाद में फ्लैट होने वाला अर्निंग्स ग्रोथ, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बाद में वैल्यूएशन आएगा ही आएगा नीचे। कम बैक टू हिस्ट्री। एक चीज हम सबको ये बोलते हैं कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज वी डोंट ट्राई टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, बट हिस्ट्री इज अ बिग टीचर। सो प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए वो नए इन्वेस्टर्स को मैं ये बोलूँगा हिस्ट्री देख लीजिएगा और फिर बाद में डिसाइड कर लीजिएगा। तो हिस्ट्री सर, वो हमारे बंगाली में एक कहावत है, बंगाल का हूँ तो इसीलिए बोलता हूँ कि ठेकले ही कथा है, मतलब जब तक खुद को पिल्ले नहीं लगती है ना, आदमी नहीं सीख पाता है वो। तो वो एक चैलेंज है कि सीखना तो पड़ेगा, थोड़ा चोट लगा के, बट आई होप कम चोट लगे। अच्छा चलिए इसकी बात करें ना, तो दिशा भाई थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं इस बात को, SME सेगमेंट, क्योंकि अभी ट्विटर पे बहुत चल रहा है इसको। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपका जनरल परसेप्शन क्या है कि ये सेगमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए बताइए। नहीं, वो तो बिल्कुल ही, मतलब आप यूएस भी देखिए, 70% इकोनॉमी का यही सेगमेंट चला था, 70% ऑफ द। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लिस्टेड स्पेस में एक फ्रैक्शन ऑफ द सेगमेंट है, जो एक्चुअली जो इकोनॉमी चलाता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन जो लिस्टेड स्पेस में एक फ्रैक्शन है उसका। दूसरा वैल्यूएशन, वहां पे आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क रहते हैं, क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि यार SME है तो उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। एक्चुअली नहीं है, लॉजिकली बेस कम होना चाहिए, है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना आप। मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। लास्ट 10 साल का अगर जो आप एवरेज पकड़ें, तो पहले तो लार्ज कैप की बात करते हैं। लार्ज कैप का वैल्यूएशन 10 साल का एवरेज कोई 18-19 का बनता था। फॉरवर्ड पी की बात कर रहा हूँ मैं। वो रीरेट हो गया। अगर जो आप पिछले 6-7 साल की बात करें, 10 साल काफी लंबा पीरियड हो जाता है, 6-7 साल की बात करें, और इसलिए बोल रहा हूँ 6-7 साल क्योंकि डीमॉन के बाद की बात कर रहा हूँ। तो तब जाके पी बनता है 21, आज की तारीख में वो पी हो गया 24। तो वो लार्ज कैप स्पेस रीरेट हो चुकी है। क्यों रीरेट हुई है? क्योंकि कोविड के पीरियड में एक तो बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रॉन्ग कर दी थी हमारे लार्ज कैप में, सारे डेट रीपे कर दिए, डेट इक्विटी आधी हो गई, रिटर्न रेशोस एफिशिएंसी बढ़ गई क्योंकि डेट कम हो गया, तो आपका ROC RONW काफी बढ़ गया, राइट। तो वो अच्छा लगने लगा, और अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रिजेक्टरी भी, द ट्रिजेक्टरी बिकेम स्टीपर, करेक्ट, ऊपर ज्यादा गया। तो इसलिए हमें लगा कि चलो ये रीरेटिंग जस्टिफाइड है। आगे चल के टू मेंटेन दैट रीरेटिंग हमें ग्रोथ रेट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, पिछले 2 क्वार्टर में खराब आई है वैसे ग्रोथ रेट, पर वो हम सोचते हैं कि एवरेज है, चलो जी सितंबर भी हमने डिस्काउंट कर दिया कि खराब ही होने वाला है, पर होपफुली दिसंबर जब फेस्टिव सीजन रियली किक इन होगा, तो होपफुली एक तो बेस आपका नीचे आ गया और दूसरा थोड़ा पिकअप आना चाहिए तब तक। लेट्स सी।
वो बात की बात है। अगर जो आप मिड कैप की बात करें, नॉर्मली मिड कैप 10 साल की हिस्ट्री में लार्ज कैप से 20% हायर पी में ट्रेड होते हैं। ओके प्रीमियम होता है 20%। ओके ओके, मिड कैप स्पेस का। अर्निंग्स ग्रोथ की भी अगर जो बात करें तो 7-8% का डेल्टा होता है ओवर द लार्ज कैप। ओके पर वो फेजेस में आता है, क्योंकि एक फेज में आप देखोगे 40% का डेल्टा हो गया, दूसरे फेज में 20% नीचे आता है। तो ऐसा इस बार पिछले 2 क्वार्टर में ये जो डेल्टा है काफी नेगेटिव हो गया, मतलब कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, उल्टा नेगेटिव हो गया ये क्वार्टर में। तो लेकिन आज की तारीख में 20% प्रीमियम जो हम सोच रहे हैं, और बाय द वे ये प्रीमियम की बात जो कर रहा हूं मैं वो है हायर बेस के ऊपर, मतलब 24 के बेस के ऊपर 20%। हाँ अभी वो प्रीमियम हो गया 70%। 70%। अभी मिड कैप स्पेसिफिकली की बात करें तो अगर जो इंडेक्स देखें आप, तो 30 ऐसे स्टॉक थे, 30 स्टॉक जो ऑलमोस्ट इंडेक्स को 50% चला दिए। सिर्फ 30 स्टॉक आउट ऑफ 150 स्टॉक, 150 स्टॉक में। बाप रे। सिर्फ 30 स्टॉक है जो चला दिए इंडेक्स को। तो यूएस में तो ये सब नॉर्मल, वो तो बड़ा था, वो तो यूएस में तो 5 स्टॉक थे हाँ। जो बिल्कुल ही खींच डाले उसको। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो पैसा इतना आ रहा है म्यूचुअल फंड में, हाँ ये कंसंट्रेट हो गया ये 30 स्टॉक में। सबको डिफेंस लेना है, सबको शिपिंग लेनी है, सबको ट्रेंड लेना है। तो अभी आप सोचिए पीज वगैरह कहाँ तक सस्टेन होंगे। तो इन्हीं में ग्रोथ भी दिख रहा था सही। नहीं, ग्रोथ दिखा, भले दिखा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं। और अनफॉर्चुनेटली जो जितने भी जो स्टॉक के नाम लिए मैंने, उनमें लिक्विडिटी भी काफी कम रहे, तो थोड़े भी बाइंग आती है तो अपने आप खींच जाते हैं। बरोबर। तो अभी या तो आपको ग्रोथ रेट ज्यादा करने पड़ेंगे या आपको पी रिड्यूस करना पड़ेगा। बरोबर है। तो इसलिए हमें मिड कैप स्पेस में स्पेशली टॉप 30-40 नेम्स में हमें कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। ओके, तो पहली चीज। स्मॉल कैप की बात करें आप, स्मॉल कैप नॉर्मली 10 साल की हिस्ट्री देखें तो 10% डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं। तो लार्ज कैप 10% डिस्काउंट, जी ये तो मतलब थियोरेटिकली ये इनकरेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं बिकॉज़ हाई रिस्क है तो हाई होना चाहिए। क्योंकि उसमें ग्रोथ रेट भी ज्यादा नहीं है बाय द वे स्मॉल कैप में। हाँ जी, आपको ऐसे लगता है कि दरिया इतना बड़ा है ना, हाँ वहां पे 250 स्टॉक के आगे सारी स्मॉल कैप है। हाँ बरोबर है। ठीक है, तो आपको ऐसे लगता है कि ये इतने सारे स्टॉक, ये मान लीजिए कि स्मॉल कैप में, बाय द वे आई डोंट नो आपने डेटा देखा था कि नहीं, 50% जो स्मॉल कैप थे वो माइक्रो कैप हो जाते हैं। तो चांसेस ऑफ देम बिकमिंग स्मॉलर इज मच मोर। लार्ज कैप सिर्फ 2 या 3% होते हैं उसमें से, तो इट्स ऑब्वियस कि रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो वैसा, तो इसलिए आपको बड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ता है। तो एनीवे, जैसे मैंने बोला 10% डिस्काउंट पे ट्रेड होता है, वो डिस्काउंट हो आज की तारीख में अभी 5% प्रीमियम। तो इसलिए वहां पे इतना मैडनेस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला 250 स्टॉक के आगे स्मॉल कैप का दरिया है। तो ये जो नया पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड में, पहले 70-80% जो पैसा आता है आज की तारीख में वो मिड या स्मॉल कैप में ही आता है। मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। बट तो मैक्सिमम तो एसआईपी कर रहे हैं ईटीएफ में। नहीं, ईटीएफ तो आपका एक्चुअली एसआईपी भी आपने देख लिया। एसआईपी जो आता है 23,000 करोड़ का, उसमें से कम 14-15 हजार करोड़ वापस विड्रॉ भी हो जाता है। तो इसलिए नेट जो फिगर आपका 8,000 ही होता है। जो पैसा आता है भले 23,000, लेकिन वो बाहर भी निकाल लेते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं 7-8 हजार करोड़ जो नेट में बचा है वो जनरली जा रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप वाले फंड में जाता है। ठीक है, तो आप अभी सोचिए कि पहले चीज तो 150 स्टॉक जो मिड कैप के वो सारा फंड एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो वैल्यूएशन जरा फ्रॉती हो गई। पर स्मॉल कैप में फ्रॉती नहीं हुए क्योंकि 250 के आगे सारे स्मॉल कैप, तो काफी आपको ऑप्शन मिलते हैं वहां पे लेने को। इसलिए स्मॉल कैप में हमारा कंफर्ट अभी भी है। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे भी स्टॉक्स है जो 30-40% ग्रोथ है, जिनमें जो 30 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स में है, तो काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। टिपिकल मार्केट कैप क्या होता है ये स्मॉल कैप वालों का? तो हम वेरी एग्नोस्टिक हैं, हम तो बिल्कुल मार्केट कैप के। हमारा आई थिंक स्मॉलेस्ट मार्केट कैप शायद 2,000 या 2,500 करोड़ है हमारे पास, पर वी गॉन डाउन टू एज लो एज 400-500 करोड़। अच्छा, तो वैसा ऑब्वियसली एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए आपको पोर्टफोलियो का पोर्शन काफी कम रखना पड़ता है, क्योंकि रिस्क एक है जो हम कभी इग्नोर नहीं करते। वी आर वेरी मतलब लिक्विडिटी के हिसाब से हमारे इन्वेस्टर को मार नहीं पड़नी चाहिए, बस इसलिए हम काफी मैनेज करके चलते हैं उसको। तो वैसा
तो आने वाला 5 साल में क्या रिटर्न, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब पूछ रहे हैं, ये भी मुझसे पूछ रहे थे अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने वाले 5 साल की तरह रिजनेबल एक्सपेक्टेशन रखूँ मैं अपना? जी देखिए, कोई आपको बता नहीं सकता कि अच्छा। क्या रिटर्न हो सकता है मार्केट में। हाँ। ओके, अगर जो कोई बोलता है ना कि इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा, तो वो गैस मार रहे हैं, तो आप प्लीज बिलीव मत कीजिएगा। पर आप अगर जो पिछले 25 साल का रिटर्न देखें तो रिटर्न अराउंड 14% के आसपास, 13-14% के आसपास। और वो क्यों है? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ आपका जो रियल जीडीपी ग्रोथ था वो 6-6.5 के आसपास था, और इन्फ्लेशन 4-4.5 के आसपास था। तो आपका जो रियल जीडीपी ग्रोथ था वो 10.5-11 के आसपास। अगर जो 10.5-11 के आसपास है तो उसमें एक पोर्शन होता है जीडीपी में जो होता है एग्रीकल्चर, जो आज की तारीख में अराउंड 16 या 17% ऑफ द जीडीपी अकाउंट करता है। पर वो एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ 2-3% से ग्रो होता है। फॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव हमारे इंडेक्स में नहीं है। इंडेक्स नॉर्मली एक रेप्लिका होता है जीडीपी का, बट सिंस एग्रीकल्चर नहीं होता उसमें, इसलिए इंडेक्स का ग्रोथ हमेशा जीडीपी से 2-3% ज़्यादा ही होगा। ओके, फेयर इनफ। तो वही आपको लगा के चलना है। अगर जो आप बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में हमारा जीडीपी 6-6.5% ग्रो होगा और इन्फ्लेशन 4-4.5% रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भैया 13-14% रिटर्न मिल सकता है हमें बाजार से। ओके। और जो हार्ड कोर सेक्टर्स है जो जीडीपी के अराउंड ही चलते हैं, जैसे बैंकिंग है, बीएफसीज है, तो ये जनरली इसी को रेप्लिकेट करते हैं? जी एक्चुअली देखा जाए तो आप, जैसे हमने बोला, हम तो हिस्ट्री से काफ़ी सीखते हैं। तो अगर जो आप हिस्ट्री देखें तो 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो $5 ट्रिलियन जीडीपी क्रॉस की है। एक यूएस है और फिर चाइना है, ठीक है। और ये जो रन आपने देखा था जो से 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन के बीच में जो हुआ था, वो यूएस में हुआ था 70 से 80s के बीच में, और चाइना में हुआ था 2000 से लेके 2010 के बीच में हुआ था रन। तो आप उसमें जो सेक्टर जो चले थे वो 2 मेजर सेक्टर। एक तो कंजम्पशन था। ओके। और कंजम्पशन गिवन होता है क्योंकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली इतना तक ही आपका जीडीपी बढ़ा सकता है। कंजम्पशन जब तक किक इन नहीं होगा तब तक वो जो इम्पिटस होता है ना जीडीपी को, वो नहीं मिलता है। चाइना में भी 2020 से जब जो ऐसा टेंजेंट चालू हुआ, मतलब जो ग्रोथ रेट बढ़ा उनका जीडीपी का, वो मेनली था उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन से। और आज की तारीख में भी जो चाइना में जो गिराव आ रहा है जीडीपी, गिराव नहीं मतलब फ्लैटिश हो गया है, एक्चुअली रियल टर्म में देखो तो गिराव ही है। तो ये जो हो रहा है वो कंजम्पशन खत्म होने की वजह से, तो इसलिए कंजम्पशन हैज टू किक इन। तो कंजम्पशन था, और दूसरा फाइनेंस सेक्टर। और फाइनेंस इसलिए था क्योंकि आपको फाइनेंस कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन फंडिंग के लिए चाहिए होता है, और दूसरा आपको केपेक्स के लिए चाहिए होता है, दैट इज नीडेड टू सैशिएट दैट कंजम्पशन। मतलब आपको कंजम्पशन हो रही है तो ऑब्वियसली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी 100% हो जाएगी। आपको नई कैपेसिटी खड़ी करनी पड़ेगी तो उसके लिए फिर से आपको वो चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे टू सेटअप कैपेसिटी। तो इसलिए उसके लिए डबल वैमी। प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज में एक पोर्शन होता है नॉन लेंडिंग पोर्शन, एक लेंडिंग वाला होता है और एक नॉन लेंडिंग। नॉन लेंडिंग जो होते हैं वो तो सोने पे सुहागा होता है उसके लिए, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट आ गया वहाँ पे, इंश्योरेंस आ गया, आपके क्या बोलते हैं अपना मार्केट रिलेटेड प्लेस हो गए, जैसे एक्सचेंजेस हो गए, डीमैट कंपनीज हो गई। वो तो इतने बढ़िया करते हैं इस फेज में, क्योंकि सबके पास वेल्थ बढ़ रहा है और सबको चाहिए कि भैया मुझे बाजार में आना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नया करना है। तो इसलिए हमें लगता है कि वो सेक्टर तो है, वो तो गिवन है कि जब हमारा जीडीपी चलेगा, आज की तारीख में नहीं चल रहे, लैंडर्स नहीं चल रहे स्पेसिफिकली। अगर जब आप नॉन लैंडिंग पार्ट देखें वो तो बहुत ही बढ़िया किया है। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए वहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टॉक किए, मतलब नॉन लैंडिंग पार्ट की बात कर रहा हूँ तो। पर आप लैंडर देखें वो आज की तारीख में नहीं कर रहे, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत नमी है उसकी। और वो रीजन भी है क्योंकि आरबीआई सकआउट कर रहा है लिक्विडिटी, उनको अपना रुपया मैनेज करना है विज़ावी डॉलर। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए लिक्विडिटी मैनेज करके कर रहे हैं। जिस दिन ये इन्फ्यूजन आ जाएगा लिक्विडिटी का, आई एम श्योर ये सेक्टर भी, लेंडिंग सेक्टर भी चालू हो जाएगा। बाय द वे ग्रोथ का रिफ्लेक्शन आपका एयूएम में भी है। 2000 करोड़ के प्लस 2500 करोड़ हो गए सर? नहीं 2500 नहीं हुए, पर करीब करीब आ रहे हैं। हाँ,
दैट्स आई मीन दैट्स म्यूचुअल फंड की बात करें म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंप्रेसिव ग्रोथ, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. धन्यवाद. सर, गवर्नमेंट हैज स्पेंड लॉट ऑफ मनी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. तो ये जो जीडीपी का जो में जी जो है ना, उसने इंडिया को अच्छा बचाया, जो भी बोलिए. नहीं होता है. अब ये सिलेक्शन के बाद में इंटेंट तो दिख रहा है कि गवर्नमेंट बोल रहा है भाई ये अर्बन के चक्कर में मेरा वोट बैंक खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ वोट बैंक को ध्यान देने वहाँ पे. तो उन्होंने फ्रीबीज भी चालू कर दिए, ये सब कर दिया, और इंटेंट एकदम क्लियरली दिख गया है. और अभी जो पार्लियामेंट जैसा फंक्शन हो रहा है, हमको दिख ही गया है चीज़ कि ये लोग अलग ही मोड पे चले गए लोग सब पे. तो इज दैट ऑब्वियसली यू विल शिफ्ट फ्रॉम अर्बन लेड ग्रोथ टू अ रूरल लेड ग्रोथ, तो आपके सेक्टर भी शिफ्ट होंगे जो आप आई एम श्योर आप देख ही रहोगे. बट इज दैट अ बिट ऑफ वरी कंसर्न कि गवर्नमेंट का स्टांस चेंज हो रहा है? एक्चुअली देखिए, एक इंडिकेशन जो गवर्नमेंट ने ये बजट में दिया था वो ये दिया था कि मैंने जो खर्चा करना था कर दिया. अभी मैं इम्पीटस दे रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर को कि आप अभी जाके धक्का लगाइए, बराबर, और आप प्लीज़ खर्चा करना चालू कीजिए. इसलिए आपने देखा होगा पहला आधा घंटा स्पीच का यही था कि मैं लेबर के लिए इतना दे रही हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट आप करोगे तो इतना दूंगी, ऐसा सब चल रहा था. ठीक है. दूसरी चीज़ जो हमें लगा कि हो सकती थी वो ये था कि जैसे वोटर अकाउंट में उन्होंने अपना फिस्कल डेफिसिट 5.1% रखा, वो काट के जो 4.9 किया, वो हमें लगा कि ज़रूरत नहीं थी. उसको आपको 5.1 ही रखना था, क्योंकि आज की तारीख में आपको अभी भी इकोनॉमी हमारी फुल पेस से नहीं चल रही. कंजम्पशन रूरल का बिल्कुल ही थमा हुआ था. अभी भी होप है कि मॉनसून इतना बढ़िया हुआ है तो शायद कंजम्पशन पिकअप हो जाए, लेकिन आपको याद होगा लास्ट टाइम भी यही होप पे लीवर ने आके सितंबर में बोला था ग्रीन शूट्स, फिर दिसंबर में बोला नहीं भाई कोई ग्रीन शूट नहीं थे. तो हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि रूरल चालू हुआ कि नहीं. अर्बन में हाउएवर आपने देखा है कि मार्क्ड स्लो डाउन. इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर से वो स्लो डाउन देखना चालू हुआ. तो ये सब कार सेल देख लीजिए, फिर वाइट गुड सेल देख लीजिए, इतने एक्साइटिंग नहीं है. तो इसलिए वो थोड़ा कंसर्निंग है. इसलिए हमें लग रहा था कि गवर्नमेंट को अपना जो फिक्स्ड एसेट पुश है वो करना पड़ेगा, केपेक्स पुश करना पड़ेगा. पर अभी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में छोड़ा है. प्राइवेट सेक्टर हमें लगता है इतने हद तक स्पेंड कर सकता है जितना गवर्नमेंट स्पेंड कर सकता है, क्योंकि पहली चीज़ तो रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है. इन्फ्लेशन काफ़ी लो है इंडिया में, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स हाई रहे हैं बिकॉज एज आई सेड कि आरबीआई के पास अभी ऑप्शन नहीं है, उनको अपना रुपया डॉलर संभालना है, बराबर नहीं काटेंगे जब तक यूएस नहीं काटता है. तो रियल इंटरेस्ट रेट हाई है. रियल इंटरेस्ट रेट में तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला अपना खर्चा नहीं करना चाहेगा, लॉक इन नहीं करना चाहेगा. और दूसरा ज़रूरत भी नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि डिमांड कम हो रहा है तो आपके पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है. तो इसलिए हमें लग रहा है कि शायद उन्होंने ये सोचा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो शायद आके वो अपना काम करेंगी, अपना केपेक्स करेंगी, और इसके लिए जो आप स्टेट और सेंटर का आप अगर जो डेफिसिट ऐड करें तो शायद वो आपको उसी लेवल पे दिखे. लेकिन आज की तारीख में जो भी स्टेट बजट दिखे इतने एक्साइटिंग दिखे, पहली चीज. दूसरा, जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो पुश अगर जो चालू रहता तो आपके 2-3 क्वार्टर निकल जाते, पर वो हमें लग नहीं रहा कि अभी आज की तारीख में होगा. लेकिन आज आई थिंक गवर्नमेंट ने फाइनली बोला कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए आज. क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ आज, क्योंकि आपने देखा डिफेंस का लेके काफी स्पेंड्स अनाउंस किए जो बजट में नहीं थे. करेक्ट. वैसे आज देखा आपने डिफेंस स्टॉक काफी चले. तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नहीं भाई इतना नहीं कर सकते, काट नहीं सकते. तो लेट्स सी, ये मेरे लिए ग्रीन शूट है. तो देखते हैं अब वो कहाँ तक जाते हैं. इंटरेस्टिंग. अब एक सेक्टर की बात करते हैं जो आप लोग बहुत साल से ट्रैक कर रहे हैं और वो हमेशा इंडिया को बचाने में हमेशा आगे रहा है, वो आईटी सेक्टर. राइट. तो उस पर आप लोग का क्या व्यू बन रहा है? सो हम पहले एक्चुअली बहुत नेगेटिव थे आईटी पे. आपको याद होगा दिसंबर 2021 से जैसे ही यूएस ने इंटरेस्ट रेट चालू किए बढ़ाने, तो हमें लगा कि आईटी में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स खत्म हो जाएंगे. क्योंकि वो हमने पहले भी देखा था, पिछली बार भी जब हमेशा ये जब ट्रेंड चालू होता है इंटरेस्ट रेट हाइक का, तो जो लोकल कॉर्पोरेट्स होते हैं यूएस के, वो एक्चुअली स्पेंड जो होते हैं ना आईटी के, 2 टाइप होते हैं. एक तो होता है कीपिंग लाइट्स ऑन, और टर्मिनोलॉजी उसकी कीपिंग लाइट्स ऑन मतलब आप जो रेगुलर स्पेंड है वही करो. इम्प्रूविंग द बिजनेस स्पेंड्स वो बैक सीट ले लेते हैं, क्योंकि उस समय तो सर्वाइवल की बात हो रही है. तो आप अपनी वेबसाइट अच्छी करनी है या तो अपना वो
गो टू मार्केट अच्छा करना, वो सब नहीं सोचते हो। आप सोचते हो मेरे को अपनी जो रेगुलर स्पेंड है वही करूँगा। तो इसलिए डिस्क्रिशनरी स्पेंड जब डाई आउट होते हैं तो मार्जिन कम हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं आईटी सर्विस वाले जो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। तो हमने बोला भैया थोड़ा हल्के हो जाओ, तो हम हल्के हो गए वहाँ पे। और जुलाई 2022 में जब जेरोम पावल आके बोले, फेड चेयर, उन्होंने बोला कि हायर फॉर लॉन्गर, हमने बोला यार ये तो अभी बड़ा टेंशन वाला काम है, इसलिए हमने जीरो कर दिया। अच्छा। लेकिन ये जो रिजल्ट आया हमारा, तो हम एक्चुअली नेगेटिव ही रहे आईटी में काफ़ी हद तक, पर जून में जैसे ही रिजल्ट आने चालू हुआ टीसीएस के साथ। तो टीसीएस हमारे लिए एक तरह का बेलवेदर है। अभी बेलवेदर में हिंदी में बोलूँ तो एक इंडिकेशन दिखता है उससे कि पूरी इंडस्ट्री में क्या होगा, क्योंकि वो एक लीडर है सेटिंग ट्रेंड्स। तो आपने देखा होगा जब AI/ML वगैरह चालू हुआ था, सॉरी ML मशीन लर्निंग चालू हुई थी, ऑटोमेशन चालू हुआ था, तो ये पहले थे, वो ऑफ द ब्लॉक, एंड वी रियलाइज कि ये आदमी, मतलब ये TCS नोज देयर बिजनेस। तो TCS ने जब आके बोला कि मैंने हायरिंग चालू कर दी, तो हमने बोला अभी तो रॉ मटेरियल तो मैन पावर ही होता है। तो हमने बोला भाई ये मैन पावर लेना चालू किया, मतलब कुछ तो हो रहा है। और फिर उनके कॉल में सुना हमने, तो कॉल में बिल्कुल ही मार्क चेंज हो गया था। जो डिफेंसिव से वो एग्रेसिव नहीं हुए, पर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस हमें लग रहा था उनकी बातों में। तो हमने बोला अभी लग रहा है कि आईटी में थोड़ा लग रहा है अभी ग्रोथ आने वाला है। तो इसलिए हमने बोला चलो आईटी अभी ऐड करना चालू करो। दूसरा हमने ये भी सोचा कि हमने बोला यार देखो आज की तारीख में मार्केट थोड़ा जिटरी लग रहा है, मतलब जिटरी मतलब जो नया पैसा आ रहा है वही संभाल रहा है, और तो कोई वैल्यूएशन तो है नहीं, या तो ग्रोथ तो दिख नहीं रहा। तो हमने बोला यार ये एक सेक्टर है जो एक तो स्टेडी ग्रोथ देगा आगे चल के, 13-14% ग्रोथ आराम से दे सकता है। और दूसरा जो एक और जो ऐसा सेक्टर है जो 11-12% की ग्रोथ देता है, 10-12-11% ग्रोथ देता है, वो है FMCG। पर FMCG में वैल्यूएशन देखिए आप 70-80 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग। तो हमने बोला ये सेक्टर FMCG से ज्यादा ग्रोथ दे रहा है, स्टेबिलिटी भी है, और वैल्यूएशन आधे से भी कम है। तो मैं फिर तो ये तो नो ब्रेनर है। तो इसलिए हमने अभी उस पर लेना चालू कर दिया वहाँ पे, और इनफैक्ट ओवरवेट भी हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक बार टेंजेंट चेंज करता हूँ आपके साथ, एक बार इन्वेस्टिंग प्रोसेस पे आते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल होगा बट लेट इट बी, ठीक है। तो अभी तक जितनी मेरी बातचीत है आपकी, मेरे को लग रहा है आप बहुत टॉप डाउन अप्रोच वाले हैं। ये व्यू बना लेते हैं ऊपरी लेवल पे 10,000 फीट पे, फिर उसके बाद नीचे में आप हंट करते हैं कि किस में जाना है। नहीं, एक्चुअली हमारा ऐसा है कि हम एक फिलॉसफी में बिलीव करते हैं जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग। हाँ। और वो बहुत ही बढ़िया फिलॉसफी, क्योंकि एक्चुअली आपको वो एक्चुअली ज़िंदगी की फिलॉसफी, क्योंकि आपको लाइफ में पता है कि बुरा क्या होता है। मैं अगर जो बोलूँ एक आदमी चोरी करता है तो आप बोलोगे हाँ ये आदमी बुरा है क्योंकि चोरी करता है। पर मैं बोलूँ कि आदमी चोरी नहीं करता, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आदमी भला है क्योंकि चोरी नहीं करता। सही बात। शायद कुछ और करता हो, खून करता हो, आपको फॉर ऑल यू नो, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि बुरे का आपको पता होता है, और बुरा ना हो वही भला है, बुराई ना हो वही भली है, राइट। मैं अगर बोलूँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बराबर। तो एब्सेंस ऑफ अ नेगेटिव इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव। इनफैक्ट जापान में एक सेइंग है कि आदमी तभी अच्छा होता है जब उसमें कोई बुराई ना हो। तो इसीलिए हमने बोला कि भैया, और जब आप बुराई पे रिजेक्ट करते हो, जैसे स्टॉक, मैंने अगर समझ मैंने बोला ये स्टॉक यार मुझे है ना ये स्टॉक का प्रमोटर पसंद नहीं है, तो आपको पता है कि आपने रिजेक्ट किया बिकॉज प्रमोटर ही खराब है। जब तक ये प्रमोटर, वैसे कभी सुधरते नहीं है, पर जब तक ये प्रमोटर सुधरे ना या चेंज ना हो तब तक मैं ये स्टॉक नहीं लूँ। तो कन्विक्शन आ गया आपको कि क्यों रिजेक्ट किया। पर जब आप सिलेक्ट करते हैं, सपोज आपने सिलेक्ट किया कि हाँ यार सस्ता स्टॉक, ये सोच के सिलेक्ट किया, आपने ले तो लिया, लेकिन फिर आप हमेशा एक डाउट रहेगा आपके दिमाग में, ले तो लिया मैंने, सस्ता था इसलिए लिया, लेकिन यार धंधा बराबर है कि नहीं, प्रमोटर अच्छा है कि नहीं, वो बराबर कर रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ आएगा कि नहीं, तो वो डाउट हमेशा रहता है। तो इसलिए हमने बोला कि पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या पसंद नहीं है और वो आउट कर दीजिए।
सपोज आपके पास 500 स्टॉक है, एक्चुअली हमने जब चालू किया तो 500 स्टॉक से ही चालू किया था, NSE 500 लिया हमने 2005 में। Okay. और उसको ये प्रोसेस से किया। हमारे पास 8 फैक्टर्स हैं ऐसे जो हम जिस पे हम छांटते हैं, और एक्चुअली ऐसे हमने रखे हुए फैक्टर्स कि पहले फैक्टर पे निकाला तो मुझे अगले 7 फैक्टर पे चेक नहीं करना, अच्छा, दूसरे पे निकाला तो अगले 5 पे नहीं चेक कर, 6 पे चेक नहीं करना। अच्छा, तो वैसे करके और वो सीक्वेंस डिफाइंड है क्या? पहले ये देखेंगे, फिर ये, बिल्कुल फिर ये? बिल्कुल डिफाइंड है। इनफैक्ट पहले जो 6 फैक्टर हैं वो 3 इंडस्ट्री रिलेटेड हैं और 3 प्रमोटर रिलेटेड है। ओह, तो ये जो 6 फैक्टर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें जो रिजेक्ट करते हो वो काफ़ी लंबे अरसे तक रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि या तो इंडस्ट्री चेंज हो या तो प्रमोटर चेंज, तो ही वो वापस कंसिडर होगा, नहीं तो वो आउट रहेगा। तो जैसे मैं आपको अगर जो एग्जांपल दूं, 2005 में जब हमने ये 500 स्टॉक डाले तो पहले 6 फैक्टर में 300 स्टॉक थे, सिर्फ 200 रह गए थे, बाकी 2 फैक्टर हो गए थे। इतने आप वो स्ट्रिक्ट हैं? इतने स्ट्रिक्ट है। तो कुछ एक मतलब थोड़ा इरैशनल प्रमोटर जजमेंट का पैरामीटर बताइए ना, जो आपको लगता है कि अरे हम लोग तो उस लेवल तक चले जाते हैं। नहीं सर, ये प्रमोटर का तो ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होता। जैसे एक कंपनी थी जो अभी रिसेंटली आई थी, नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, पर वो डिफेंस में थी, ड्रोन्स वगैरह बनाती थी। हमारे एनालिस्ट ने बोला कि सर इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, प्रमोटर ग्रुप पे आए तो बोले सर प्रमोटर के अगेंस्ट काफ़ी केसेस थे, वो हिस्ट्री में गए, देखिए काफ़ी लिटिगेशन चालू हैं, वो पुरानी ग्रुप कंपनियों के कुछ ना कुछ सवाल उठे हुए थे, पी के साथ भी कोई झड़प वड़प हुई थी। तो उन्होंने बोला सर प्रमोटर पे पास नहीं होते। ओके, तो हमने बोला ठीक है चलो आपको प्रमोटर पसंद है, लेकिन सर देखो आप बोलना मत क्योंकि IPO बहुत हॉट है। तुमने नहीं, प्रमोटर का सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आउट हो गया। हाँ ठीक है। और एक्चुअली IPO कोई 80 टाइम सब्सक्राइब हुआ, स्टॉक लिटरली डबल हो गया लिस्टिंग पे। हाँ, लेकिन 5-6 दिन बाद लिस्टिंग के बाद उनके क्वार्टरली नंबर्स आए, हाँ, वहाँ से जो स्टॉक गिरा है आज तक रिकवर नहीं। IPO के प्राइस भाव के आसपास आ गए। तो ये जो है ना वो बहुत ही सैक्रोसेंट होता है। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। जैसे मैंने बोला कि प्रमोटर चेंज हो वही बढ़िया होता है, कभी चेंज मतलब बदल ही जाए तो अच्छा है, प्रमोटर सुधरता नहीं है वो वैसा वैसे। तो इसलिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ हमेशा हैज बीन अनजस्ट, वो कभी आपको वो स्टॉक कभी नहीं लेना चाहिए। नथिंग गुड कैन कम फ्रॉम अ बैड प्रमोटर, बस यही है। समझ गया। तो वैसे तो विवेक जो लास्ट 2 फैक्टर हैं, मैं 6 की तो बात कर ली, लास्ट जो 2 फैक्टर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म है। अच्छा, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो मेरे पोर्टफोलियो को रिफ्रेश्ड रखते हैं। ओके, इनफैक्ट लास्ट जो फैक्टर है हमारा वो है वैल्यूएशन। लास्ट आप सोचिए वो लास्ट फैक्टर है, क्योंकि हम हमारे एनालिस्ट को बोला हुआ है कि आप वैल्यूएशन बिल्कुल मत देखिए जब तक आपके पहले 7 फैक्टर क्लियर नहीं होते, और जो 7 फैक्टर के बियॉन्ड आता है उसी को आप वैल्यूएशन के लिए आप देखिए, उसके बाद ही वैल्यूएशन की बात करेंगे। क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप हमें आके बोलोगे सर देखो वैल्यूएशन तो बहुत सस्ता है लेकिन प्रमोटर चोर है। हम आपको बोलेंगे भैया वैल्यूएशन सस्ता है क्योंकि प्रमोटर चोर है। तो इसलिए वैल्यूएशन सबसे एंड में होता है। अभी ये जो 2 फैक्टर हैं वो कॉन्स्टेंटली कंपनी को रिजेक्ट करते रहते हैं, एक्सेप्ट करते रहते हैं, वो बिल्कुल ही जैसे मैंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म होते हैं। तो इसलिए मेरा पोर्टफोलियो जो जब हमने 2005 में चालू किया तब हमारे पास 95 से लेके 100 कंपनियां रह गई थी, 50% फिर भी रिजेक्ट हो गई थी वो 200 से। आज की तारीख में भी वो पोर्टफोलियो में 115 के आसपास होंगी, 115 या 120 के आसपास होंगी, लेकिन उस 115-120 में शायद ही 30 कंपनी होंगी जो उस समय की थी, बाकी सारी चेंज हो चुकी है। और आपका यूनिवर्स में NSE 500 ही रहा है? NSE 500 नहीं, फिर तो 1000 और कंपनियां डाल दी ऊपर। सिलेक्ट करने को नए IPO आते रहते हैं, नए आइडियाज आते रहते हैं, तो वो सब उसी फैक्टर पे डिसाइड होते रहते हैं। और क्या, तो वैसे। अच्छा, चोर प्रमोटर का जो नेक्स्ट जनरेशन होता है जनरली वो चोर होता है कि वो ठीक हो जाता है? ऐसा है कि चोर प्रमोटर का जो अगला जनरेशन होता है वो नॉर्मली जो प्रमोटर होता है वो काफी हावी होता है उसके ऊपर। अच्छा, जो ओरिजिनल प्रमोटर होता है, मतलब जो फैमिली होती है वो काफी, तो इनवेरिएबली वो वैसे ही निकलते हैं। तो इसलिए बिल्कुल रीसेट चाहिए होता है प्रमोटर में, तो रीसेट चाहिए होता है। ओके, तो अच्छे प्रमोटर का स्टॉक हमेशा महंगा रहेगा? हमेशा महंगा रहेगा, हमेशा महंगा। तो आप लोग तो नोन है
मतलब यू आर नोन इन द मार्केट, महंगा भी आपको लेने में डर नहीं लगा कभी? जब अलायंस में थे तभी भी आप लोग महंगा लेते थे? नहीं, महंगा लेते थे, पर हमारा, जैसे हम बोलते हैं कि हमें हमेशा सवाल पूछते रहते हैं हमारे इन्वेस्टर कि आप ग्रोथ करते हो कि वैल्यू करते हो। हाँ, तो हम हमेशा बोलते हैं हम ग्रोथ लेते हैं एट अ वैल्यू। ग्रोथ हैज टू बी एट अ वैल्यू। मिलता है, आज की तारीख में मिलता है, आज भी मिलेगा इस आज भी मिलेगा, क्योंकि आपका, मैंने जब से री रेटिंग हो चुकी है बाजार की, तो री रेटेड बेसिस पे ही आपको देखना पड़ेगा। और वहां पे भी जैसे मैंने बोला पोटेंशियल देखना पड़ता है, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रोथ जस्टिफाइड है कि नहीं, ये ग्रोथ जो बोल रहे हैं वो अचीवेबल है कि नहीं, तब जाके वैल्यू जस्टिफाई होती है। तो इसलिए वो सब आपको छांट फांट करनी पड़ेगी। जैसे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है चोखानी जी, मनीष चोखानी जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कुछ ही महीने बड़े बड़े अच्छे इंसान भी हैं। हाँ, अमेजिंग। तो उन्होंने कहा था कि इंडियन मार्केट सबसे एक्सपेंसिव हो जाएगा, और मेंटली हम सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि वो हो जाएगा एक्सपेंसिव। तो मान लेते हैं एक बार कि हम 2 साल बाद चले गए हैं, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मुझे लग रहा है अभी भी शायद एक्सपेंसिव ही हो गए होंगे हम लोग। अभी हो गया ऑलरेडी। हाँ, 2 साल बाद प्रॉब्ली उस जोन पे मान लेते हैं कि इट इज लाइक अब नहीं हो पाएगा, हो गया। उसके बाद हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे? देखिए, एक्चुअली आप अगर जो देखें तो इंडिया आज की तारीख में वो करने वाला है जो चाइना 20 साल पहले किया था। और मतलब जो ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद ही चाइना एक बड़ा सा पावर बन गया था, बड़ा सा वो बन गया था। लेकिन चाइना अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं किया, हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स को इतना अट्रैक्ट नहीं किया। बट हांगकांग हैंगसेंग जो उसका रेप्लिका था वो बहुत बढ़िया किया, उसके चलते, चाइना के चलते, क्योंकि वहाँ पे उनके ए शेयर बी शेयर वगैरह लिस्टेड थे। तो हमें लग रहा है कि इंडिया जिस हिसाब से अभी चल रहा है, कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर आज की तारीख में इग्नोर नहीं कर सकता। भले ही वो बोले कि नहीं आपके यहाँ कैपिटल गेन्स है ये है, पर वो आ जाएगा वापस, आस्ते आस्ते करके वापस आ जाएगा। उसको एक वो चाहिए कि एक बार जैसे इंटरेस्ट रेट कट होना चालू हो ग्लोबली, तो आपका नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट एक अट्रैक्टिव बेट ही हो जाता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव मार्केट होता है, और इसलिए वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। एंड यूएस स्टार्ट्स लूजिंग लस्टर, बिकॉज अभी आप कम कमा रहे हैं वहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर मार्केट, और जिस मार्केट में ग्रोथ है उसी मार्केट में पैसा आता है। तो इंडिया में ग्रोथ तो गिवन है, क्योंकि अगर जो आपको अपना जीडीपी, हमारे को अपना जीडीपी ग्रो करना है, तो देयर इज़ नो वे यू कैन इग्नोर दिस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि हमने हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम कर दिया। जब चाहिए था तब आपको पुश चाहिए था उसमें। पर एनीवे लेट्स सी, होपफुली जैसे मैंने बोला स्टेट बजट विल किक इन। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव मार्केट है और रहेगा, क्योंकि आपको अगले 5 साल में अगर जो आपको ग्रोथ दिखानी है, ग्रोथ दिखने वाली है इंडिया में, तो देयर इज नो वे एनीबॉडी कैन एग्जॉर्ब। एंड जैसे मैंने बोला कि पैसे आते रहेंगे, आज की तारीख में सिर्फ डोमेस्टिक के पैसे आ रहे हैं, फॉरेन के तो पैसे अभी थमे हुए हैं थोड़े बहुत कैपिटल गेन्स को चलते, वो आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। लेकिन आपके साथ उसके साथ साथ नए नए मॉडल्स भी आएंगे इंडिया में। ऑलरेडी आपने देख लिया प्लेटफॉर्म कंपनीज काफ़ी हद तक इतना बढ़िया कर रही हैं, नए नए मॉडल्स आएंगे अभी इंडिया में। तो आगे चल के तो बहुत, जैसे मैंने बोला गाड़ी तो अभी सिर्फ चर्च स्टेशन को छोड़ के निकली है, अभी तो पूरी जर्नी बाकी है आपकी। तो व्हाट इज ग्रेट टू डू नाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और टू बिकम अ इन्वेस्टर? देखिए, वेल्थ क्रिएशन जो होती है वो एक झटके से, जो अगर जो आपको चाहिए तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लिस्टिंग में वेल्थ आपको मिलती है, वेल्थ क्रिएशन, वो वैसे नहीं मिलती। लेकिन अगर जो आपको स्टेडी पेज, और हर एक आदमी तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। इक्विटी अगर जो आप देखें कहीं पे भी ग्लोबल मार्केट्स में, गिवन अ सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड टाइम, मतलब एक आप अरसा ले लें कोई भी, तो इक्विटी हमेशा कोई भी फॉर्म ऑफ जो एसेट है उसको आउट परफॉर्म की है हमेशा, गिवन अ सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेट ले लीजिए, गोल्ड लीजिए, रियल एस्टेट लीजिए, आपके मन में ऐसा लगता है कि नहीं रियल एस्टेट तो बहुत बढ़िया किया हुआ, आप एक लंबा पीरियड ले लीजिए, देखिए आपने इक्विटी हमेशा बीट करती है रियल एस्टेट को। पीरियड आप डिसाइड कीजिए, गोल्ड आप सोचते हैं कितना बढ़िया किया, लेकिन गोल्ड को भी इक्विटी ने हैंडसमली बीट किया। डेट तो खैर नहीं में गिवन ही है, एक इमर्जिंग मार्केट में डेट लेना तो पाप के बराबर है। हमें लगता है कि इक्विटी जो रिटर्न देता है वो डेट आपको चाहिए सेफ्टी के लिए थोड़ा ले लीजिए, लेकिन बियॉन्ड दैट इट डजंट मैटर। तो इसलिए इक्विटी आपको रहना ही पड़ेगा, और वहीं पे आपको स्टेडी वेल्थ क्रिएशन दिखेगा। और इंडिया जैसे मार्केट में तो
अच्छा ही होना चाहिए। तो आप लोग इतने साल से मार्केट में हैं, योर एक्सपीरियंस, योर स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ हैज़ ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब नॉइज़ जो आते हैं कि वॉरेन बफेट साहब इतना कैश लेके बैठ गए और बढ़ा लिया इन्होंने, और फेड वाला अचानक से बोलने लग गया है, तो डू यू रिएक्ट टू ऑल दिस थिंग्स या देखिए अभी एक चीज़ आप समझिए, जैसे हम हमेशा अपने आप को ये बोलते हैं कि लोग ज़्यादा पैसा खोते हैं टाइमिंग करने में, करेक्शन की वजह से कम खोते हैं, टाइमिंग करने में ज़्यादा खोते हैं। अभी आप वॉरेन बफेट की बात की आपने, तो उन्होंने $150 बिलियन शायद रेज किए थे, 2022 में ही रेज कर लिए थे। $150 बिलियन कैश था। 2022 से अब तक वो बाजार शायद 31% चला है वहाँ से। तो आप सोच लीजिए 150 बिलियन पे तो 45 बिलियन का उनको मार पड़ी, क्योंकि वो डाला नहीं, उन्होंने शायद डेट में डाल दिया होगा, ठीक है, एज्यूम करो डेट में डाल दिया, तो डेट में वो शायद उन्होंने कमा लिया होगा कि क्यूमुलेटिव बेसिस पे 11-12% कमा लिया होगा, तो 5 बिलियन के आसपास उन्होंने कमाया होगा। तो नेट इम्पैक्ट हुआ 40 बिलियन का, वो $150 बिलियन का। अभी 100 बिलियन और रेज कर दिया उन्होंने एप्पल को बेच के, $250 बिलियन उनके पास कैश रह गया। अभी ये $250 बिलियन का, अभी वो रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, भैया बाजार को 15-16% गिरा देना, तब जाके मेरा $40 बिलियन कवर होता है। तो आप सोचिए कि टाइमिंग करने में कितना आपको लॉस हो गया। अभी जैसे हम तो बड़े क्लैरिटी होती है हमारे पोर्टफोलियो में, हमने 2 बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट बकेट्स बनाए हुए हैं। एक बकेट जो हम बोलते हैं वो है हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न बकेट, ये आपकी बिल्कुल ही स्टेडी बकेट है। ये आपकी लो बीटा लो अल्फा बकेट होती है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके पोर्टफोलियो में। दूसरी जो बकेट जहाँ पे रियल अल्फा जनरेशन होता है, वो हमने हमेशा बोला हुआ है कि जब भी बाजार हमें लगे कि अभी करेक्शन फेज में आ रहा है, तो ये वाला जो बकेट है आप स्टार्ट ट्रिमिंग, विच वी कॉल एज रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन हाई रिटर्न। तो वो आपका हाई अल्फा हाई बीटा बकेट होता है। वो बाजार का कॉन्फिडेंस को आप ऑब्जेक्टिफाई कर रखे हैं किसी तरीके से? बिल्कुल, क्योंकि हम क्या नहीं क्वांटिफाई तो नहीं कर रहे, पर जैसे हम बैठते हैं ना जब देखने की क्या स्टॉक में क्या होता है, जैसे हमने जैसे सपोज एपोलो हॉस्पिटल लिया था, जब 1100 रुपए में लिया था, तो हमने यही सोच के लिया था कि देखो यार उसमें वो क्या रहा था, डेट बढ़े जा रहा था वहां पे, और क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि वो नए हॉस्पिटल सेटअप कर रहे थे। लेकिन जब नए हॉस्पिटल सेटअप करते हो तो ऑब्वियसली वो नए हॉस्पिटल टाइम लगता है प्रॉफिट बनाने में, राइट। तो पुराने हॉस्पिटल के प्रॉफिट्स वर बीइंग ईटन अप बाय द न्यू हॉस्पिटल्स, ठीक है। जब हमने देखा कि ये नए हॉस्पिटल अभी टर्न अराउंड हो रहे हैं और उनका केपेक्स साइकिल खत्म हो रहा है, तो हमने बोला यार ये टाइम है अपोलो हॉस्पिटल लेने का, क्योंकि अभी से जो लॉस आ रहे थे नए हॉस्पिटल से वो तो कम हो रहे हैं, और जो प्रॉफिट जो पुराने हॉस्पिटल के वो स्टेडी भी रह जाए, तो आपको ग्रोथ दिखेगी आगे चल के, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस कम हो रहे हैं, तो नेगेटिव कम की वजह से आपका पॉजिटिव बढ़ रहा है, राइट। तो ये सोच के लिया था, और हमने बोला पीक डेट हो गया है। तो जो वो फेज था शुरुआत के 3-4 साल, इतना गैलोपिंग फेज था अपोलो हॉस्पिटल के लिए, तो वो हमारे उसमें आ गया था कि रीजनेबल कॉन्फिडेंस इन हाई रिटर्न्स, ये सोच के हमने लिया था। आज की तारीख में अभी वो फेज खत्म हो गया उसका, तो अभी वो हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न, सही है, इसलिए वो ऊपर के उसमें आ गया। अभी हम जानते हैं कि लो बीटा लो अल्फा स्टॉक है, वहां पे ज्यादा करेक्शन नहीं दिखेगा, यहाँ पे ग्रोथ भी थोड़ी लिमिटेड दिखेगी। तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसे करके आपको अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, एंड बी वेरी क्लियर कि जिस दिन करेक्शन आए कौन से स्टॉक है जो आपको नहीं चाहिए अपने हाई वैल्यूएशन वाले, लो ग्रोथ वाले, वो सब आपको थोड़े ट्रिम करना। बट हाउ डू यू डिफाइन द टर्म करेक्शन? उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया कि 5% गिरेगा तो हम ये कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली जो सवाल है ना आपने जो पूछा, वो एक मार्केट का जो शातिर होता है ना वही पूछ सकता है कि भैया करेक्शन तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, ओके, कि कहाँ पे आपको, और ये सब इंडिकेशन आपको लग जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए ना, बाजार 25,000 के आसपास निफ्टी वहीं पे घूमे जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला, वो जो टाइम करेक्शन है, आपको 2001 और 2002 का फेज आपको याद होगा, जब मतलब .com बर्स्ट के बाद बहुत ही पेनफुल फेज था, बाजार कहीं नहीं गया, लेकिन विद इन दैट जो स्टॉक्स गिरे हैं, कोई तो जीरो हो गए थे। तो वो सब आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। इसलिए करेक्शन जैसा मार्केट गिर जाए वैसा करेक्शन नहीं,
टाइम करेक्शन भी करेक्शन नहीं होता है, तो आपको काफी हद तक संभल के रहना पड़ेगा ये सब लेवल्स पे। सो मच फन इंटरेक्टिंग। मन नहीं कर मुझे रहा बहुत बंद मजा करने को, लेकिन ऑब्वियसली समय का अभाव है और आपने इतना समय दिया। रियली रियली एक्साइटेड। Then I enjoyed it thoroughly and thank you for having me on your show. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. दोस्तों एक छोटी सी बात, ऑब्वियसली ऋषभ भाई इज़ अ फंड मैनेजर एंड समीर भाई तो है ही फंड मैनेजर, सालों साल से है। तो हेलियोस इज़ अ ग्रोइंग फंड। तो वैसे मेरा इनके साथ कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, बट मैं इनको जानता हूँ सालों साल से। समीर भाई को छोटे से ही देखा कि बड़े हुए और आपको भी काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व करता हूँ। तो आपको अगर मन करे तो डेफिनेटली इनका फंड में ध्यान रखिएगा। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.